अब मैं चाहूंगा आप कीटों के बारे में चर्चा करके संक्षिप्त रूप से हमारे किसान भाइयों का ज्ञानवर्धन तथा उनका मार्गदर्शन करें। जी डॉक्टर साहब। जी, अभी तक हम चर्चा कर रहे थे गन्ने में लगने वाली बीमारियों के बारे में, जो खास तौर पर इन महीनों में हमें सामान्य तौर पर जून जुलाई अगस्त में दिखाई पड़ते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कौन कौन से कीट हैं जो इन महीनों में हमें हमारी गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं या जिनके नुकसान पहुंचाने की संभावना रहती है। उन पे हम शार्ट में आपसे चर्चा करेंगे। जो मेन कीट इस समय, हम अंकुर वेधक कीट और चोटी वेधक कीट के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, जिनका प्रकोप ऑलरेडी अप्रैल मई से स्टार्ट हो जाता है। उसके बारे में किसान भाई काफ़ी अवेयर भी हैं और उसके लिए उन्होंने क्लोरेंट्रोनिलिप्रोल या अन्य कोराजिन जैसी दवाओं का प्रयोग वो कर भी चुके हैं। हम बात करेंगे अब जो आगे आने वाले कीट हैं जिनकी लगने की संभावना रहती है। उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे स्टेम बोरर, जो तना वेधक स्टॉक बोरर जिसकी बात करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब ये तना वेधक कीट आता है स्टॉक बोरर, तो ये जुलाई अगस्त में ही इसका प्रकोप दिखाई पड़ता है और ये गन्ने की पत्ती का जो पत्र कंचुक वाला हिस्सा होता है, लीफ शीथ जिसको बोलते हैं, लीफ शीथ गन्ने की पत्ती का वो हिस्सा होता है जो गन्ने से चिपका रहता है। एक तो पत्ती बाहर फैली होती है और जो हिस्सा पत्ती का चिपका रहता है उसको लीफ शीथ बोलते हैं। तो ये बोरर क्या करता है कि लीफ शीथ को खाता हुआ गन्ने की गांठों पे जो आंख होती है, उन आंखों के सहारे ये गन्ने के तने में प्रवेश कर जाता है और अंदर ही अंदर खाता रहता है। आप देख सकते हैं इस फोटो में, ये अंदर खा करके जैसे पूरे गूदे को बुरादे में परिवर्तित कर दिया है इस बोरर ने। और इसकी पहचान ये है कि इसकी पीठ पे 5 धारियां पाई जाती हैं, बैगनी रंग की 5 धारियां पाई जाती हैं। साथ ही साथ जब ये गन्ने के तने को खाता है तो उसकी जो मध्य कलिका होती है वो सूख जाती है, मध्य कलिका सूख जाती है और खींचने पे आसानी से खींचती नहीं है। इससे हमारे गन्ने की बढ़वार भी रुक जाती है और गन्ने में बंची टाप की भी स्थिति आ जाती है। और दूसरे फोटो में आप देख सकते हैं कि जब वो खाता है तो ये लाल रंग का यहाँ पे ये निशान भी हो जाता है, जैसा कि मैंने पहले आपसे चर्चा भी किया कि कई कीड़ों की वजह से, बोरर की वजह से भी यहाँ पे लाल रंग आ जाते हैं। तो ये स्थिति इनकी हो जाती है इस कीट की। अब बात आती है कि इसका नियंत्रण हम कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है, ये जो फोटो आप देख रहे हैं इस स्क्रीन पे, ये कोटेशिया फ्लैविप्स है, जो ये वेधक कीट जिसकी चर्चा मैंने अभी आपसे इसके पहले किया है। ये कोटेशिया फ्लैविप्स ये कीट होता है जो इस वेधक की जो सूंडी होती है, ये जो सूंडी आप देख रहे हैं यहाँ पे गन्ने के तने ये सूंडी होती है, ये कोटेशिया फ्लैविप्स से ये नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से मानसून काल में ये आकर के और इसकी सूंडी को नष्ट कर देता है प्राकृतिक रूप से। ये तो ये प्राकृतिक नियंत्रण है इसका। ये आप फोटो मेरा दिखाने का उद्देश्य ये है कि आप ये देख सकते हैं, अगर इस तरह के कीट अगर आपके गन्ने के खेत में दिखाई पड़े और तना वेधक लगा है तो उसकी सूंडी को ये ऑटोमेटिक प्राकृतिक रूप से इसका नियंत्रण कर लेते हैं, उसके परजीवी के रूप में रह करके और इसका नियंत्रण कर देते हैं कोटेशिया फ्लैविप्स। दूसरी चीज ये है कि हमें क्या करना है, हम ट्राइकोकार्ड लगा सकते हैं तना वेधक कीट के नियंत्रण के लिए। कोई प्रभावी रसायन ऐसा नहीं है, इसके लिए हम जो जैविक नियंत्रण की बात करें बहुत ही बेहतर है। ट्राइकोकार्ड हम अपने उस खेत में लगा सकते हैं। ट्राइकोकार्ड के बारे में बता दूं, ये ट्राइकोग्रामा काइलोनिस जो है उसके वयस्क हम इसमें लगाते हैं कार्ड में, और इसके लिए हम एक कार्ड में 20,000 इसके वयस्क होते हैं, अर्थात 1 हेक्टेयर के लिए 50,000 वयस्क की आवश्यकता होती है और एक कार्ड में 20,000 होते हैं। 1 हेक्टेयर के लिए हमें 2.5 कार्ड की आवश्यकता होती है। इसको हम 10 टुकड़ों में काट करके और गन्ने के खेत में 10 जगहों पे लगा देते हैं। ये प्राकृतिक रूप से उसके अंडे, जो तना वेधक के अंडे होते हैं, उस पे परजीवी के रूप में रह करके उसको नष्ट कर देते हैं, जिससे उसकी आगे की पीढ़ी सूढ़ी ही नहीं बन पाती है। तो एक ये जैविक नियंत्रण की बात करें तो उसमें ये ट्राइकोग्रामा कार्ड आप ले सकते हैं। कई कृषि रक्षा इकाइयों पे, कृषि विज्ञान केंद्रों पे भी उपलब्ध हैं। हमारे गन्ना शोध परिषद में ट्राइको कार्ड ये बनाए जाते हैं, बहुत ही सस्ते हैं, मात्र 30 रुपए में एक कार्ड आता है। तो 15-15 दिन के अंतर पे अगर जुलाई से लेकर के अगर आप लगाते रहते हैं अगस्त सितंबर में, इसका जब तक प्रकोप है, तो इससे वेधक कीटों से आप पूरी तरह नियंत्रण कर सकते हैं। यहाँ तक कि चोटी वेधक को छोड़ करके जड़ वेधक, तना वेधक, गुरदासपुर वेधक, पलासी वेधक, जितने भी बोरर हैं उनको ये ट्राइकोग्रामा काइलोनिस इसको अंड परजीवी के रूप में उनको नियंत्रित करता है। अगर मैं गुरदासपुर वेधक की बात कर दूं, इसमें बताना इसलिए जरूरी है कि इसमें जो गन्ने के जो अगोले के नीचे की जो ऊपर की 2-3 पोरियां होती हैं, उसी में इस वेधक कीट का प्रकोप होता है
और इस बेधक कीट का प्रकोप अंदर एक साथ 30 से 50 के झुंड में होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फोटो में, लगभग 30 से 50 के झुंड में एक साथ होता है और ये खा स्प्रिंग की तरह खा करके पूरे ऊपर के तने को नष्ट कर देते हैं। जब इसको नष्ट कर देते हैं तो ऊपर बंची टाप की स्थिति आ जाती है, इससे काफी नुकसान होता है, एक साथ आ जाते हैं। तो अब बात आती है इसको कैसे नियंत्रित किया जाए गुरदासपुर बेधक के लिए। इसके लिए ट्राइकोकार्ड का प्रयोग आप कर सकते हैं। ट्राइकोकार्ड जो मैंने बताया वो इसके लिए मात्रा इसकी बढ़ जाएगी। जहां पे हम 50,000 वयस्क प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते थे, यहाँ पे 1,25,000 वयस्क प्रति हेक्टेयर की दर से इसका प्रयोग किया जाएगा, प्रत्यारोपित किया जाएगा 15-15 दिन के अंतराल पे। इसके अलावा जिस अगोले में इसका प्रकोप, जिस मूड में, जिस गन्ने में इसका प्रकोप है, उसको ऊपर से काट देते हैं और इसके साथ प्रोफेनोफास 40% प्लस साइपर 4% 750 ml को 1000 लीटर पानी में घोल बना करके हम इसका छिड़काव कर दें तो इस गुरदासपुर बेधक से हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं। ये जड़ बेधक कीट है जो गन्ने के नीचे जड़ में लगता है। जड़ के नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तन जमीन के सहारे प्रवेश करता है और नीचे की तरफ खाता हुआ, और जब ये प्रवेश करता है तो गन्ने की जो मध्य कलिका होती है वो सूख जाती है। मध्य कलिका खींचने पे निकलती भी नहीं है और गन्ना अंदर से अंदर ही अंदर ये खोखला हो जाता है, हटके झटके से टूट भी जाता है। इसके लिए हम क्लोरपाइरीफास 20 EC 5 लीटर को 1875 लीटर पानी में घोल बना करके इसकी ड्रेंचिंग कर सकते हैं, या 5 लीटर क्लोरपाइरीफास 20 EC 5 लीटर को मिट्टी या बालू में मिला करके आप पानी, खेत में पानी भर के आप उसमें डाल दें तो इसको नियंत्रित कर सकते हैं। एक ये पायरिला कीट है, इसका भी प्रकोप होता है। ये गन्ने का चूसक कीट की श्रेणी में आता है और ये गन्ने की पत्तियों का रस चूस लेते हैं जिससे गन्ने की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। लेकिन इस कीट का जब प्रकोप होता है तो एक बड़ी अच्छी बात इसके साथ ये होती है कि इसके परजीवी भी इसके साथ पाए जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं फोटो नंबर 3 में कि इसके परजीवी ये काले रंग के हैं। जहां पे ये कीट पाया जाता है वहां इसके परजीवी भी पाए जाते हैं। तो ये अगर इस तरीके से अगर आपको गन्ने में दिखाई पड़ता है तो आपको किसी प्रकार के रसायन के छिड़काव की आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिक आपको नियंत्रित कर लेते हैं। यदि अगर आपके खेत में परजीवी नहीं है तो आप इमिडाक्लोपिड 17.8% की 150 से 200 ml को 600 लीटर पानी में घोल बना करके आप छिड़काव करके इस कीट को नियंत्रित कर सकते हैं। मिलीबग कीट का भी प्रकोप दिखाई पड़ता है। मिलीबग कीट ये गन्ने के लीफ शीथ के पास ये रस चूस लेते हैं। ये गुलाबी रंग के होते हैं बग, मिलीबग, और आप धीरे धीरे ये पैचेज में लगते हैं। तो जिस पैच में लगते हैं वो पूरा पैच आपको आप खेत के किनारे से देखेंगे पूरा पैच बैठ जाता है। तो इसके लिए आप प्रोफेनोफास का प्रयोग कर सकते हैं। प्रोफेनोफास 40% प्लस साइपर 4% 750 ml को 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से अगर आप छिड़काव करते हैं तो इससे आप नियंत्रित कर सकते हैं मिलीबग कीट से। एक व्हाइट ग्रब की समस्या कुछ क्षेत्रों में इस समय बरसात के मौसम में आ जाती है। तो व्हाइट ग्रब ये गन्ने के जड़ वाले हिस्से को खा करके नुकसान पहुंचाते हैं और अंदर ही अंदर पूरी जड़ को ये खोखला कर देते हैं। हल्के से हवा चलने से भी गन्ने का तना टूट जाता है। तो आप देख सकते हैं ये व्हाइट ग्रब यहाँ पे है किस तरीके से ये गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए आप क्लोथियानिडीन का प्रयोग कर सकते हैं, जिसको डेंटेट्सू कहते हैं। ये 250 ग्राम लेकर के इसको घोल बना करके इसकी ड्रेंचिंग कर सकते हैं। या सबसे अच्छा ये है कि मेटाराइजियम एनिसोप्ली या बावेरिया बैसिना 5 किलो पर हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद में मिला करके गन्ने की लाइनों में डाल करके अगर आप गुड़ाई कर दें तो इसको नियंत्रित कर सकते हैं। जी सिद्धार्थ। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़े ही विस्तृत तौर पे और इतना जो आपने एक विजुअल ट्रीट दिया, मैं इसको विजुअल ट्रीट ही कहूंगा, जो किसान भाई हमारे साथ जुड़े हैं, जो वापस आके, क्योंकि बीच में थोड़ा विलंब हो गया था, उन्होंने देखा और आपने एक बड़ी ही रोचक जो है विस्तृत चर्चा के साथ एक डिस्क्रिप्टिव वे में आपने हर रोग और हर कीट का पहचान, लक्षण तथा उसकी रोकथाम के बारे में बड़े ही सरलता से हमारे किसान भाइयों को बताया। डॉक्टर साहब, क्योंकि लगभग 1 घंटा 10 मिनट हो गया है और मैं अंततः जाते जाते कुछ प्रश्न लूंगा जो हमारे किसान भाई, ऐसे तो प्रश्न की फहरिस्त बहुत लंबी थी, कुछ प्रश्न मैं नहीं ले पाया, परंतु 2-3 प्रश्न हैं जो मैं लेके आज का सेशन एंड करूंगा। पुष्पेन चौधरी जी हैं राजस्थान से, उनके गन्ने में फुदका रोग लग गया है, मतलब ये फुदका कीट लग गया है, तो इसके लिए क्या करें, जरा इनको मार्गदर्शन करें। कौन सा कीट?
फुदका कीट लग गया, मेरे ख्याल से हॉपर की ये बात कह रहे हैं, जो लीफ हॉपर होते हैं, गन्ने में हॉपर आ गए। कौन सा कीट लग गया है? हॉपर आ गए डॉक्टर साहब। अच्छा अच्छा, हॉपर आ गए, जरा उसके बारे में बताएं। अच्छा, ग्रास हॉपर। उसमें देखिए अभी जो एक जो बात चल रही है कि टिड्डी दल की बात चल रही है, अगर उन क्षेत्रों में काफ़ी इसका टिड्डी दल जब आ रहा है, तो उसमें मैं सभी किसान भाइयों को बताना चाहूँगा उसके लिए कि टिड्डी दल के टिड्डियों से बचाव के लिए जो सबसे बेहद जो प्रभावी है वो ये है कि हम उनको आवाज़ के द्वारा, ध्वनि के द्वारा, चाहे ढोल बजा करके या अन्य माध्यमों से उनको भगा सकते हैं। और इसके अलावा क्लोरपाइरीफास 20 EC 3 लीटर पानी में 1 ml डाल करके इस दर से डाल करके आप छिड़काव भी कर सकते हैं। जहाँ पे वो बैठने की उनकी संभावना रहती है वहाँ पे आप इसका स्प्रे कर सकते हैं क्लोरपाइरीफास का। बाकी गांव में सामूहिक रूप से जब ये टिड्डी दल आता है तो हम ध्वनि के द्वारा, ढोल के द्वारा, अन्य माध्यमों के द्वारा हम हटा का प्रयोग करके हम इनको अपने यहाँ से हटा सकते हैं टिड्डी दल के। इसके अलावा जो अन्य ग्रास हॉपर की बात करें, हम टिड्डी जो गन्ने में सामान्य तौर पर ग्रास हॉपर लगते हैं, उसमें बायोनीम का प्रयोग कर सकते हैं आप। बायोनीम का प्रयोग करने से ये काफ़ी इनको नियंत्रित किया जा सकता है। आशा करते हैं पुष्पेंद्र चौधरी जी आपके सवाल का उचित जवाब मिल गया है। भूपेंद्र नेहरा जी हैं जो हमारे बड़े ही प्रबल व्यूअर हैं, प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं, मेरठ से हैं। वो ये बोल रहे हैं जो ट्राइको कार्ड की आपने बात कही डॉक्टर साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक डॉक्टर साहब? ट्राइको कार्ड उपलब्ध है हमारे गन्ना शोध संस्थान में भी उपलब्ध होता है, यहाँ हम तैयार करते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो ट्राइको कार्ड की आपने बात कही, ये गन्ने में कब लगाएं और कैसे लगाएं, जरा उसकी जानकारी इनको दे दीजिए। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, जी ठीक। ट्राइको कार्ड हम लगाते हैं जुलाई से लेकर के और सितंबर तक लगाने का ये उपयुक्त है। ट्राइको कार्ड लगाने का सही जो उपयुक्त समय है जुलाई से लेकर के सितंबर तक लगाते हैं हम। और ट्राइको कार्ड अगर हम गुरदासपुर बेधक की बात करें, तना बेधक की बात करें, जड़ बेधक की बात करें, इन सबके नियंत्रण के लिए जो कार्ड प्रयोग होता है उसमें 50,000 वयस्क प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग होता है। एक्चुअली ये ट्राइकोग्रामा काइलोनिस जो कीट होता है, यह कीट क्या करता है कि जो हमारे बेधक कीट होते हैं उनके अंडे पे परजीवी के रूप में रह करके उनको नष्ट करता है। तो ये 50,000 वयस्क प्रति हेक्टेयर की दर से हम 15-15 दिन पे प्रत्यारोपित करते हैं। और जो कार्ड होता है, टोटल 2.5 कार्ड लगते हैं, एक कार्ड में 20,000 होते हैं, तो 2.5 कार्ड लगते हैं। और इन 2.5 कार्ड को हम 10 टुकड़ों में कर लेते हैं, 10 टुकड़ों में काट करके, और गन्ने की जो लीफ सीथ होती है, लीफ सीथ और लीफ के बीच में उसको टैग करते हैं, नत्थी कर देते हैं, वहाँ लगा देते हैं। इस तरीके से हम 15-15 दिन के पे प्रत्यारोपित करते हैं। एक कार्ड की कीमत 30 रुपए होती है, जो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। यदि हम प्लासी बेधक या गुरदासपुर बेधक की बात करें, इनके लिए हमें जो ट्राइको कार्ड की आवश्यकता होती है, वो इसके लिए जहाँ पे हमें 50,000 वयस्क की आवश्यकता है, तो उसमें हमें 1,25,000 वयस्क की आवश्यकता होती है। तब हम उसको लगा करके नियंत्रित करते हैं गुरदासपुर और प्लासी बेधक के लिए। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं, आपने बीज उपचार की बात कही और हमारे कई किसान भाई जो हैं इसको पूछ रहे हैं कि क्योंकि गन्ने की जो बीज की दर है वो काफी ज्यादा होती है, काफी मतलब जो है बड़े नंबर्स पे इसकी जो है सीड रेट होती है, क्विंटलों में जाती है, 17, 18, 20 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, जहां तक मुझे याद है, या फिर प्रति एकड़ इसकी जो है बीज दर होती है। तो इतने बहुतायत मात्रा में जो बीज हैं, इसका बीज उपचार कैसे सुचारू रूप से कम लागत में किया जाए, जरा इसकी जानकारी दें। जी सिद्धार्थ, प्रश्न कृपया रिपीट करें, मुझे आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। जहां तक मैं समझ रहा हूं कि आप पूछ रहे हैं कि बीज उपचार कैसे किया जाता है। बीज उपचार सर, इसकी जो मात्रा होती है, काफी बड़े मात्रा में इसकी बीज दर होता है, सीड रेट काफी ज्यादा होता है, क्विंटलों में सीड रेट होता है। तो इसलिए इतने बड़े मात्रा की सीड रेट को कैसे बीज उपचार किया जा सके कम लागत में, जरा इसकी जानकारी। अच्छा, कैसे उपचार किया जाता है, इतनी मात्रा अधिक होती है इसलिए कैसे इसको उपचारित किया जाता है। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल।
जी सिद्धार्थ, मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली जब हम गन्ने की बुआई करते हैं तो बीजोपचार की बात करते हैं, तो बीजोपचार के लिए हम गन्ने की बुआई 2-2 आंख के और 3-3 आंख के टुकड़े करके हम गन्ने की बुआई करते हैं। तो 2 आंख के और 3 आंख के जब टुकड़े हम काट लेते हैं, तो एक समस्या होती है कि हम किसान भाई कहते हैं कि खेत में कैसे हम टब ले जाएं और वहाँ पे कैसे हम बीजोपचार करें। कई व्यवहारिक दिक्कतें आती हैं, जैसा कि उनसे बात करने में पता चलता है। मेरा ये कहना है कि अगर आप वहाँ पे टब नहीं ले जा सकते हैं, तो आप खेत के बगल में एक आप चौकोर गड्ढा बना सकते हैं, जो आपकी आसानी के लिए बेहतर ये है कि अगर आप बड़ा कोई टब है उसमें अगर आप बीजोपचार करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ये नहीं हो सकता है, नहीं उपलब्धता है इसकी, तो खेत के पास ही आप चौकोर गड्ढा बना लीजिए और उस गड्ढे में नीचे पॉलीथीन रख दीजिए और उसमें पानी भर दीजिए। पानी भर के आप गन्ने के 2-2 आंख के टुकड़े को डाल करके 5 मिनट बावस्टीन का घोल बना करके 100 ग्राम बावस्टीन 100 लीटर पानी में डाल करके घोल बना करके और उसमें 2-2 आंख के टुकड़े डाल के 5 मिनट तक रखने के बाद तब आप उसको उपचारित करें। बीज उपचार से जो सबसे बड़ा फायदा होता है, मैं आपको बता दूं कि गन्ने की बुआई हम जब करते हैं तो काट के करते हैं, 2-2 आंख के टुकड़े काट कर करते हैं। जब हम गन्ने को काट देते हैं तो गन्ने का दोनों सिरा जब हम उपचारित करते हैं तो दोनों सिरे पे फंजीसाइड जो है उसकी एक लेयर लग जाती है और जब हम उसमें 5 मिनट डुबोते हैं तो अगर हमें हमारे सेट्स में हमारे गन्ने के टुकड़ों में नमी की कमी है, पानी की मात्रा की कमी है, तो उसको एब्जॉर्ब करता है, दोनों सिरों से अवशोषित भी करता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है कि बीज में जो नमी की कमी होती है उसकी पूर्ति भी हो जाती है और हमारे दोनों साइडों में फंजीसाइड की एक लेयर हो जाती है। तो इस तरीके से आप बीजोपचार जब भी करें तो बीजोपचार अवश्य करें। इस विधि से आप कर सकते हैं, बेहतर हो। और बहुत बड़ा टब अगर है तो उसमें आप कर सकते हैं। अगर आप चीनी मिल के नज़दीक हैं तो लगभग चीनी मिलों में हॉट वाटर ट्रीटमेंट है। अगर खास करके हम बात करें 0238 की अगर आप बुआई कर रहे हैं तो निश्चित रूप से बिना उपचारित किए उसकी बुआई ना करें। अब एसटीडी सेट ट्रीटमेंट डिवाइस भी आ गई है जो जिसमें हम नर्सरी अगर तैयार कर रहे हैं, बीज के लिए अगर नर्सरी तैयार कर रहे हैं उसमें उससे उपचारित करने के बाद हम उसकी बुआई कर सकते हैं। वो बहुत ही आसान है। ये कई माध्यम है बीजोपचार की जिससे बीजोपचार किया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, जी सिद्धार्थ। भूपेंद्र जी, आपको आपके सवाल का उचित जवाब मिल गया हो। यदि कोई कसर बाकी रह गई हो तो आप कमेंट करके और पूछ सकते हैं। हमारे इस जब ये लाइव सेशन खत्म हो जाएगा इसकी पूरी और भी जानकारी हम आपको देंगे ताकि आप संतुष्ट हो सकें। मणिका तोमर जी हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ जुड़ती हैं, बड़ी हमारी प्रखर व्यूअर हैं। मैं 2 सवाल और लूंगा डॉक्टर साहब, उसके बाद मैं ये सेशन एंड करूंगा। मणिका तोमर जी ये जानना चाहती है, जिन परिजीवियों की आपने अभी कुछ देर पहले व्याख्यान किया, उन परिजीवियों की संख्या, उन जो है परिजीवियों की संख्या कैसे बढ़ाई जाए? जी डॉक्टर साहब। अच्छा, जो हमारे परजीवी हैं उनकी संख्या कैसे बढ़ाई जाए, ये जानना चाह रहे हैं। मैं बता दूं कि अगर हम पायरिला की बात करें कि पायरिला के खेत में परजीवी कैसे बढ़ाया जाए, तो जहाँ पे पायरिला कीट का प्रकोप हो गया है हमें ध्यान रखना है कि उसमें खेत में नमी बनाए रखें, जो कि हमारे पायरिला के परजीवी, अगर पायरिला कीट का प्रकोप हो गया है और उसमें हमें परजीवी की संख्या, अगर हमें परजीवी दिखाई पड़ रहे हैं तो उसके लिए हमें खेत में नमी बनाए रखना चाहिए। खेत में अगर नमी बनी रखती है तो जो हमारे परजीवी हैं उनकी संख्या में वृद्धि होती है और हमें किसी केमिकल का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि तना बेधक की अगर बात करें, तना बेधक कीट की अगर बात करें, उसके लिए चाहे वो नेचुरल एनिमी है, कोटेशिया फ्लैविप्स है या ट्राइकोकार्ड जो हम लगाते हैं, ट्राइकोकार्ड, उस स्थिति में भी खेत में नमी बनाए रखना चाहिए, हल्की नमी बनाए रखना चाहिए, जिससे इनकी संख्या में बहुत तेजी से मल्टीप्लिकेशन होता है, इनकी वृद्धि होती है। जी सिद्धार्थ। आशा करते हैं मणिका तोमर जी आपको आपके सवाल का उचित जवाब मिल गया है। मेरी आवाज आप तक आ रही है डॉक्टर साहब? शायद जी आ रही है। हाँ, तो जैसा कि डॉक्टर साहब इतनी विगत बाधाओं के बाद, इतनी परेशानियों के बाद, रुकावटों के बाद आप आज हमारे बीच आए। नेटवर्कों की सारी बाधाओं को लांघते हुए हमने आज ये सेशन किया और हमारे साथ लगभग 60 से 70 किसान भाई थे और बीच में हमारा कार्यक्रम 5 मिनट के लिए विलंब हुआ इसी नेटवर्क के लिए, परंतु हम सभी किसान भाइयों को धन्यवाद देना चाहेंगे। उन्होंने हार नहीं मानी, धैर्य रखा
और आज इतना रोचक विषय रहा, इस पे आपने चर्चा की, इस पे एक बहुत अच्छी एक कंप्लीट पैकेज ऑफ प्रैक्टिस के तौर पे आपने एक जानकारी दी, स्लाइड शो के जरिए किसान भाइयों को रोग एवं कीट के चलचित्र द्वारा बताया कि कैसे इनके लक्षण होते हैं, इनके प्रभाव होते हैं तथा इनको नियंत्रण एवं इनका सुचारू रूप से प्रबंधन किस तरह किया जाए, और साथ ही साथ अन्य जो अभी मुख्य शस्य क्रियाएं हैं उन पर आपने जानकारी दी। जैसा कि मैं देख रहा हूं कि डॉक्टर साहब दोबारा जो है हमारे साथ नदारद हो चुके हैं, क्योंकि नेटवर्क की आज बहुत संख्या मतलब काफी परेशानियां हो रही हैं आज, और डॉक्टर साहब दोबारा जुड़ गए हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं यही बताना चाहूंगा कि आप आज हमारे साथ जुड़े, इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी बहुत बहुत धन्यवाद। इफ्को किसान में ये जो हमारा वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, ये जो फेसबुक लाइव सीरीज सेशन में, उससे जुड़ने के लिए तमाम 1 लाख किसान भाइयों एवं बहनों की ओर से जो हमारे इस फेसबुक चैनल से जुड़े हुए हैं, लाइव सेशन में जुड़े हुए जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ आए, जिन्होंने धैर्य पूर्वक हमारे एक्सपर्ट को सुना, सभी की ओर से हार्दिक अभिवादन, धन्यवाद एवं साधुवाद। नमस्कार डॉक्टर साहब। धन्यवाद, नमस्कार बहुत बहुत। और आपको पूरी इफ्को किसान टीम को बहुत ही बधाई कि चूंकि तकनीकी दिक्कतें कुछ जरूर रही, लेकिन यही तकनीकी दिक्कतों की बात है। इसलिए कभी कभी मुझे लगता है जहाँ आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का जमाना है, हम बात कर रहे हैं, परंतु मशीन इंसान नहीं बनाया है और इंसान को रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। मशीन एक अलग बहुत धन्यवाद एवं आभार इफ्को किसान टीम को और सभी किसान बंधु और वैज्ञानिकगण, छात्र भाई जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर साहब। तो कि जैसा कि आपने देखा कि सारी बाधाओं को लांघते हुए आज हमने एक बार फिर ये जो लाइव सेशन कंप्लीट किया, जिसमें हमने आपको गन्ने की फसल में मुख्य शस्य क्रियाएं, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस तथा रोग एवं कीट जो है प्रबंधन के बारे में बातचीत एवं आपसे जानकारी साझा की। आशा करते हैं जरूर कुछ जो है दिक्कतें रहीं, परंतु इन दिक्कतों के बावजूद आज का जो सेशन रहा, जो हमारी चर्चा रही, ये आपके लिए लाभदायक होगा आने वाले समय में, तथा सभी किसान भाई बहनों से आग्रह है इस जानकारी का पूरा लाभ उठाएं तथा अपनी गन्ने की फसल को सुरक्षित करें, अच्छी भरवार ले, अच्छी चीनी उत्पादन करके अच्छे जो है सकल आय कमाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सेशन में करता हूं एंड। कल सुबह एक नए एक्सपर्ट के साथ, एक नए विषय के साथ हम आपसे रूबरू होंगे, हम आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए मैं चाहूंगा आपसे आज्ञा। इफ्को किसान का यही है सपना, सफल समृद्ध रहे किसान अपना। जय हिंद, जय किसान, नमस्कार।